हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि आईआरसीटीसी जो है वो अपने करंट लेवल से 30% अपसाइड मूव करेगा, और बहुत सारे ऐसे लोगों का भी मानना है कि आईआरसीटीसी जो है वो अपने करंट लेवल से 50% अपसाइड की तरफ मूव करेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग फुल डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में कि क्या सच में इस स्टॉक के अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर 30% से 50% मूव कर पाएगा या फिर न्यूट्रल रहेगा। तो दोस्तों, आपको उस कंपनी का स्ट्रेंथ पता करने के लिए आपको उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कि क्या उसमें सच में स्ट्रेंथ है अपसाइड मूव करने का या फिर नहीं। तो इससे पहले कि आईआरसीटीसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम जानें, उससे पहले हम उसके बेसिक चीज़ों को पहले जान लेते हैं, यानी उसके वर्किंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो आईआरसीटीसी है वो इंडियन रेलवे का ही एक ब्रांच है, उसी की एक शाखा है जो इंडियन रेलवे के कैटरिंग, टूरिज्म, ऑनलाइन टिकट बुकिंग को हैंडल करने का काम करती है। इसकी मदद से पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5.5 से 6 लाख करीब टिकट डेली रोज़ जो इसकी बुकिंग है वो होती है। अगर यहाँ पर हम आंकड़ों की बात करें तो ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा है और ये भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। तो दोस्तों, ये था कुछ इसका बेसिक वर्किंग डिटेल। अब हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस वो फंड होता है जो कंपनी अपने इमरजेंसी यूज के लिए अपने पास रखती है। टाइम के रिस्पेक्ट में रिजर्व एंड सरप्लस को कॉन्टिन्यूअस रेज होना चाहिए। ये इंडिकेशन कंपनी के लिए अच्छा होता है। मार्च 16 में 522 करोड़, मार्च 17 में 738 करोड़, मार्च 18 में 905 करोड़, मार्च 19 में 911 करोड़ और मार्च 20 में 1167 करोड़ का आपको दिखेगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस कॉन्टिन्यूअस टाइम के रिस्पेक्ट में रेज हुआ है, मतलब ये कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। तो दोस्तों, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ का। तो पहले आप लोग नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के बारे में जान लो। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ ये होता है कि अगर कंपनी लोन या लोन के रूप में कुछ एसेट्स अपने पास रखी हुई है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है उस अमाउंट के ऊपर, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को रेज नहीं होना चाहिए, उसको लेस होना चाहिए। अगर यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ रेज होता है तो वो कंपनी के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ मार्च 16 में 175 करोड़, मार्च 17 में 190 करोड़, मार्च 18 में 89 करोड़, मार्च 19 में 66 करोड़ और वहीं मार्च 20 में 135 करोड़ का है। मतलब कि दोस्तों, आप इन नंबर को देखते हुए ये कह सकते हो कि जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है वो कंपनी के ऊपर नाम मात्र का है और टाइम के रिस्पेक्ट में ये रेज भी नहीं हुआ है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। नॉन करेंट लाइबिलिटी जो होती है वो कंपनी के स्ट्रेंथ को दर्शाती है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है करेंट लाइबिलिटीज़ का। तो करेंट लाइबिलिटीज़ के बारे में पहले आपको जानना चाहिए कि वो होता क्या है। तो करेंट लाइबिलिटीज़ यानी कि अगर कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए किसी से लोन या लोन के रूप में कुछ असेट्स अपने पास रखी हुई है तो वो करेंट लाइबिलिटीज कहलाती है। बट ये अमाउंट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए, तो वो करेंट लाइबिलिटीज कहलाती है। तो करेंट लाइबिलिटीज मार्च 16 में 719 करोड़, मार्च 17 में 858 करोड़, मार्च 18 में 1265 करोड़, मार्च 19 में 1456 करोड़ और मार्च 20 में 1786 करोड़ का है। करंट लाइबिलिटीज को देखते हुए आप ये कह सकते हो कि टाइम के रिस्पेक्ट में करंट लाइबिलिटी जिसका रेज हुआ है,
मतलब ये कंपनी के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए लायबिलिटीज लिया हुआ है, यानी जो भी कंपनी के ऊपर लोन है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी कंपनी इसको चुकता कर देगी, ऐसा मानकर आप चल सकते हो यहाँ पर। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो दोस्तों इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में रेज नहीं होना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल एक तरह की लायबिलिटीज है कंपनी के ऊपर। तो आप इसका जब इक्विटी शेयर कैपिटल देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि मार्च 16 में 20 करोड़ का, मार्च 17 में 40 करोड़ का, मार्च 18 में 40 करोड़ का, मार्च 19 में 160 करोड़ का और मार्च 20 में जाकर 160 करोड़ का। मतलब जो 19 का है वही मार्च 20 में भी सेम रहता है। तो यहाँ पर आपका एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि अगर इक्विटी शेयर कैपिटल एक तरह का लायबिलिटीज है तो ये भी हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में रेज नहीं होना चाहिए और हुआ भी नहीं है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। अब आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टोटल रेवेन्यू का। कंपनी का टोटल रेवेन्यू आपको चेक करना होगा कि उसका टाइम के रिस्पेक्ट में टोटल रेवेन्यू क्या रहा है। तो मार्च 16 में 1366 करोड़, मार्च 17 में 1523 करोड़, मार्च 18 में 1466 करोड़, मार्च 19 में 1870 करोड़ और मार्च 20 में 2275 करोड़। मतलब कि दोस्तों टाइम के रिस्पेक्ट में रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब रेवेन्यू बढ़ा है तो एक्सपेंसेस भी बढ़े होंगे, तो आपको एक्सपेंसेस को भी चेक करना है कि वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में कितने बढ़े हैं, परसेंटेज में कहीं वो ज़्यादा तो नहीं बढ़ गए हैं, आपको ये भी चेक करना है। तो एक्सपेंसेस यानी जो खर्च है वो आप जब निकालोगे तो मार्च 16 में 1197 करोड़, मार्च 17 में 1251 करोड़, मार्च 18 में 1206 करोड़, मार्च 19 में 1517 करोड़ और मार्च 20 में 1609 करोड़ रुपए का है। मतलब कि दोस्तों एक्सपेंसेस बढ़े तो हैं बट वो ज़्यादा तेज़ी से रेज नहीं हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कंपनी के लिए। अब एक्सपेंसेस को हटाकर उसके नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे। तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो हम लोग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चेक करेंगे। तो आप जब इसका नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो आप देखेंगे मार्च 16 में 188 करोड़, मार्च 17 में 214 करोड़, मार्च 18 में 219 करोड़, मार्च 19 में 308 करोड़ और मार्च 20 में 528 करोड़ रुपए का है। मतलब कि दोस्तों आप यहाँ पर कह सकते हो कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसके नेट प्रॉफिट में एक शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद आपको कंपनी के डेप्ट के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो दोस्तों मार्च 16 और मार्च 17 का जो नंबर है वो मेरे पास तो नहीं है, बट मार्च 18 में कंपनी का जो डेप्ट है वो 135 करोड़ का था, वहीं घटकर मार्च 19 में 66 करोड़ का हो जाता है और मार्च 20 में थोड़ा बढ़कर 89 करोड़ का हो जाता है। मतलब कि जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर वो ज़्यादा बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है। तो दोस्तों कंपनी के डेप्ट के बारे में जानने के बाद हम कंपनी के नेट कैश फ्लो के बारे में जानेंगे। तो नेट कैश फ्लो को आपको समझना होगा कि नेट कैश फ्लो होता क्या है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो नेट कैश फ्लो है अगर वो हमारा पॉजिटिव रहता है, मतलब कंपनी का पॉजिटिव रहता है या टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वो इंक्रीज होता है, रेज करता है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है कंपनी के लिए, एक बहुत अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। तो अगर आप इसका नेट कैश फ्लो निकालोगे तो आप देखोगे मार्च 16 में 287 करोड़, मार्च 17 में 338 करोड़, मार्च 18 में 23 करोड़, मार्च 19 में 499 करोड़ और मार्च 20 में 405 करोड़ का है। मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये रेज होता दिख रहा है और कहीं पे स्टेबल भी होता दिख रहा है, बट डाउन नहीं हुआ है, केवल फाइनेंशियल ईयर 18 को हटाने के बाद। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि लोग IRCTC के पीछे क्यों लगे हुए हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाह रहे हैं। उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसके स्ट्रेंथ को दर्शाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा कंपनी का जो वर्किंग है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
तो दोस्तों यहाँ पर IRCTC से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है जो आप लोग को जानना चाहिए, जैसे कि उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। पहली बात ये तो आप लोग को जानना चाहिए कि उसका सपोर्ट लेवल कहाँ पे है और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करेंगे। तो सपोर्ट को जब आप निकालोगे तो आप उसके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से निकालोगे। तो हम जब इसका 50 डेज का EMA निकालेंगे तो वो निकल कर आ रहा है 1721 रुपये का, और उसका 100 डेज का EMA आप निकालोगे तो आएगा 1611 रुपये, और यहाँ पर आप 200 डेज का जब EMA निकालोगे तो वो आएगा 1460 रुपये का। लेकिन हमको यहाँ पर 200 डेज के EMA की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है, उसकी यहाँ पर बात करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, जो निकल कर आ रहा है वो 1460 रुपये का आ रहा है। तो दोस्तों ये थे IRCTC के अहम सपोर्ट, यानी तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो IRCTC का अहम सपोर्ट है। अब हम बात करने वाले हैं IRCTC के रेजिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पर जो IRCTC का रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है, वो पहला रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है वो 1836 रुपये का है, और सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 1879 रुपये का है। तो दोस्तों अगर IRCTC दोनों रेजिस्टेंस लेवल को पार कर अप साइड की तरफ मूव करता है तो दिग्गज ब्रोकर और उनके रिसर्च टीम का मानना है कि IRCTC का जो फर्स्ट टारगेट है वो 2650 रुपये का है और सेकेंड टारगेट 3100 रुपये का है, जो IRCTC आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अचीव कर लेगा। अगर हम यहाँ पर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 87% लोग बाइंग की सलाह दे रहे हैं, वहीं 13% लोग सेल के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए IRCTC में जो बाइंग बनी हुई है, कंटिन्यू लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं और बाइंग के लिए रिकमेंड भी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को IRCTC में केवल बाइंग के लिए रिकमेंड करता हूँ कि उसमें आप बाइंग करो, आपको वहाँ पर एक अच्छा खासा बेनिफिट होगा। यहाँ पर मैं 5 दिन पहले की बात करूँगा, यानी 25 मार्च की बात करूँगा। वह यहाँ पर एक डील होती हुई दिख रही है IRCTC के अंदर। जो ये ब्लॉक डील हुई है तकरीबन यहाँ पर 9:20 पे हुई है NSE के अंदर। यहाँ पर जो क्वांटिटी उठाई गई है तकरीबन 12,775 क्वांटिटी IRCTC की उठाई गई है, और ये 1733 रुपये के ऊपर उठाई गई है। यानी अगर हम अमाउंट की बात करें तो तकरीबन 2.21 करोड़ इतने पैसे लगे हैं इस क्वांटिटी को उठाने में। तो यहाँ पर आपको ब्लॉक डील होती हुई दिख रही है। लोगों का सेंटीमेंट जो है वो बाइंग की तरफ है IRCTC को लेकर। इसका सारा कुछ फंडामेंटल आपके सामने जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों के सामने जो रखा हुआ हूँ वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि IRCTC के अंदर बाइंग करना कोई गलत डिसीजन नहीं है। यहाँ पर ब्रोकर और रिसर्च टीम की माने तो वो भी जो अपना टारगेट है वो IRCTC के करेंट प्राइस से 30-40% अपसाइड की तरफ का टारगेट दे रहे हैं। यानी कि IRCTC में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और लोग बाइंग की तरफ बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात को मिला जुला कर कहूँगा तो एक लाइन में ये कहना चाहूँगा कि IRCTC आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। यहाँ पर आप एक अच्छा खासा रिटर्न उठा सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिए, साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।